नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम अगेन फिर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक है आज का संवैधानिक विकास, उसकी प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं और मौलिक अधिकार। इन टॉपिक पर हम क्वेश्चन लाए हैं और इस पे हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। जो मेन पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठें ताकि एक जैसे एक टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट आप एक जगह कलेक्ट कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस लास्ट टाइम में। फैक्ट अगर आपके बिखरे रहेंगे तो आप रिवीजन करने में आपको दिक्कत होगी, कंपेयर करने में दिक्कत होगी। आप सारे फैक्ट जो है समेटें, कॉम्पैक्ट करें, उनको शॉर्ट से शॉर्ट मतलब शॉर्टेस्ट नोट्स बनाएं, कीवर्ड ओनली रखें और बार बार रिवीजन करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और रिवाइज करने के बाद कॉपी को बंद करें, अपनी आंख बंद करें और अपने आप को सारा टॉपिक एक्सप्लेन करें, सारे फैक्ट बताएं, वन बाय वन सारे एक्सप्लेन, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करें कि ठीक है हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। और जहाँ पर अटके वहीं पर कॉपी खोलें, अपनी नोटबुक खोलें और देखें, फिर उसको जो है अपने आप को एक्सप्लेन करें। इस तरह से करके आप बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर करने के हालत में होंगे। और ठान लिया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता है, आपको सिर्फ सोचने की है। सिर्फ जिस दिन आपने जिस चीज़ के लिए सोच लिया, ठान लिया, वो चीज़ समझो हो गई। क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग की उपज है। हम अगर दिमाग से हारते हैं, माइंड हमारा कहता नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर माइंड ने ठान लिया कि होगा तो हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, रिवीजन को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए और अपने आप को हर चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, कॉपी बंद करके एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका है ये। और इस समय खाना बिल्कुल हल्का कर दीजिए। आप खिचड़ी, दलिया, मतलब जितना हल्का से हल्का और हेल्दी खा सकते हैं। उससे क्या होगा, आप कम नींद लेकर के भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप खुद एक्टिव रहेंगे। चीज़ों को ग्रास्प करने में ज़्यादा आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा जो रहेगी वहाँ पर। बोल बोल के पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें, चल चल के पढ़ें। बैठो मत, एक जगह बैठ के आप जो है पैसिव लर्निंग करेंगे। पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, रिवीजन करना है आपको। और जितना एक्टिव रह सकते हैं उतना एक्टिव रहिए। चिल्लाइए, कमरा बंद कर लीजिए, चिल्लाइए, या आप खुद निकल जाइए ऐसी जगह जहाँ पर आप चिल्ला सकते हैं। ये जितने भी मैराथन की प्लेलिस्ट हैं ये सब डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं। बाकी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, और मैराथन की भी हमने अलग सेग्रीगेट कर दी है ताकि मैराथन को, क्योंकि इस मैराथन में मैं कोशिश करूँगी सारे टॉपिक ले लूँ, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तो मैं कवर करूँगी। इसीलिए मैं रातें मेहनत कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको दे सकूँ। कोशिश करूँगी सारे करने की, कुछ हो सकता है रह जाएँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो मैं कवर करूँगी ही करूँगी। तो आप भी रात दिन मेहनत कीजिए और सारे नोट्स बना करके एक जगह इकट्ठे कर लीजिए और फोड़ के आइए, पेपर फाड़ के आइए। वीडियो दिन में 2 बार आती हैं, सुबह आ जाती है 9-10 बजे के आसपास और शाम को भी आती है 4-5-6 बजे के आसपास आती है। तो 2 बार पब्लिश होती है, ज़रूरत पड़ी तो 3 बार भी पब्लिश करूँगी मैं। और इसलिए अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए सारी वीडियोज़ को पाने के लिए, क्योंकि मैं इसमें सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, पोल पाथ के नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कमर कस लीजिए, रात दिन मेहनत कीजिए, सक्सेस आपके साथ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? यह मूलभूत मूल्य एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है, यह संविधान के सार को लिखित में रखता है, यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है, यह, और अगला है यह सभी। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें ये सभी बातें हमको देखने को मिलती हैं। और प्रस्तावना का जिक्र आ गया, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पहले ये समझ लीजिए। और प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में मूल फैक्ट देख लेते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को जो स्वीकार किया गया था प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा, 22 जनवरी 1947 को जो स्वीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, नेहरू जी के द्वारा दिया गया, तो उसी का ये विस्तृत रूप है। और इसमें देखें तो कुछ इसकी खास बातें हैं, जैसे कि इसमें हम भारत के लोग
यहाँ से शुरू होता है। हम भारत के लोग, सबको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का जो है स्वरूप क्या है? संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। संप्रभुता, संपन्न, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष। एक्चुअली यहाँ पंथनिरपेक्ष पहले आएगा, सीक्वेंस में ही लिखते हैं, जो इसका सीक्वेंस है उसी तरह लिखेंगे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये जो है इसका संविधान का स्वरूप है। हमारे स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है? तो जो भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि जो पीपल है, जनता है भारत की, वो संविधान का स्रोत है। संविधान की शक्ति का स्रोत वही है। तो ये हमने जो है स्वरूप की बात कर ली, स्वरूप हो गया। अब हम संविधान का जो है उद्देश्य देखेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है? एक एक चीज़ को समझते चलिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बार जो है दिमाग में सारी चीज़ें बैठा लीजिए, बार बार आपको इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो संविधान का उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन आता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक न्याय, सेग्रीगेट कीजिए, क्या नहीं है? तो धार्मिक नहीं है भाइयों, धार्मिक नहीं है, धार्मिक न्याय इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 न्याय जो हैं इसमें शामिल है, धार्मिक न्याय शामिल नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है। उद्देश्य हो गया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, कि जो है संविधान किस किस चीज़ की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता किस किस चीज़ की स्वतंत्रता देता है? तो ये विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। कितने हो गए? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता, समानता में किस किस चीज़ की बात करता है? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर, 2 समानताओं की बात करता, अवसर की समानता। दृढ़ संकल्प की बात करें तो ये दृढ़ संकल्पित है किसके लिए? कि व्यक्ति की गरिमा को ऊंचा करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, बंधुत्व बढ़ाना, ये सब जो हैं इसके दृढ़ संकल्प हैं। देख लेते हैं। दृढ़ संकल्प क्या क्या है? बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व को बढ़ाना, और क्या है? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को ऊंचा करना, और क्या है? देश की एकता अखंडता की रक्षा करना। देश की एकता अखंडता की जो है रक्षा करना, ये दृढ़ संकल्प है इसमें, अखंडता की रक्षा। तो ये जो है हमारे संविधान, इससे प्रस्तावना से संबंधित जो है कुछ खास बातें थी, कि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते, कभी न्याय पे पूछेगा, कभी समता पे पूछेगा, कभी स्वतंत्रता पे पूछेगा, कभी पूछेगा कि कौन से वाक्य से शुरू है, कभी पूछेगा कब अपनाया गया, अंगीकृत कब किया गया, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो इसमें एक बात और समझने वाली है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कि जो पंडित जी ने ये क्या है, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया था? 13 दिसंबर। ये भी क्वेश्चन आता है, तो सारा सीक्वेंस में समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सब कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। 13 दिसंबर 1946 में इन्होंने जो है ये
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या हुआ कि नेहरू जी के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया था कि ये सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया था। इसी जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ये प्रस्तुत है और यहाँ क्या है, ये स्वीकार किया गया है। तो ये अंतर है, इसका भी आपको जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे स्वीकार किया गया है। तो यही जो है उद्देशिका जो है आगे प्रस्तावना का रूप ले लेती है। देखेंगे आगे हम यहाँ पर हमने ऑप्शन जो है डी दे दिया है। आगे देखेंगे कि बी.एन. राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे। कौन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। और संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। तो अभी जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? असत्य की बात कर रहा है यहाँ पर। पहले नेगेटिव मार्किंग, जो अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसको मार्क कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? राजा के द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरांत उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया और आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं थी। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत का गठन किया गया। तो ये सिंध हो जाएगा, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को अनुमन्य किया गया। तो इसमें कौन सा गलत है, असत्य है? तो ये आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं थी, ये गलत है। क्योंकि जो है 1935 का अधिनियम बनने में कई वर्ष लगे थे और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? जो साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ हुई थी। और ये जो है, ये जो अधिनियम है पहले सम्राट से हस्तांतरित होने के उपरांत जुलाई 1935 में लागू किया गया था। तो जुलाई, ये सम्राट से हस्तांतरित पहले हुआ था, तब जुलाई 1935 में लागू किया गया था। और इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा मिली हुई थी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता इसमें दी गई थी। और द्वैध शासन, जो प्रांतों में द्वैध शासन था, उसे जो है अब केंद्र में लागू कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर तब्दीली हुई थी कि प्रांतों के द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया था। अगर पूछता है कि प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता कब दी गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को स्वायत्तता दे दी गई थी। प्रांतीय जो 1 अप्रैल 1935 को स्वायत्तता दे दी गई थी। किसको? प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। और इसमें जो है संघ शब्द का प्रयोग किया गया था। देख लेते हैं। सबसे पहली बार जो है संघ शब्द का प्रयोग 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। तो संघ शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। किसमें? 1935 के जो अधिनियम था, इसमें द्वैध शासन व्यवस्था थी, प्रांतों में समाप्त कर दी गई थी और केंद्र में लागू कर दी गई थी। और इसी अधिनियम में क्या हुआ था? परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय, अगर पूछा जाए परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय कब गठित किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था। कहाँ? तो दिल्ली में। कब? तो 1935 के जो अधिनियम था, इसी में सर्वोच्च न्यायालय। और इसी को जो है, इसी न्यायालय को 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। तो इसी को कब? 28 जनवरी। देख लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1950 को होती है। और जो ये परिसंघ न्यायालय है, इसी को तब्दील कर दिया जाता है। तो 28 जनवरी
जनवरी 1950 को भारत का जो है स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है 28 होगा यहाँ पर 28 जनवरी, इसमें जो है इसका गठन किया जाता है। और ये जो परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय है इसी को इसमें तब्दील कर दिया जाता है। परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो ये जो 1935 का अधिनियम है इसमें होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 1935 के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? 1887, 1889, 1830, 1893 और 1896। किसमें जो है सबसे पहले जो राष्ट्रगान की बात हो रही राष्ट्रीय गीत की, तो ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो जो 1896 है इसमें गाया गया था, 1896 में गाया गया था। ये वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत की बात हो रही, राष्ट्रीय गान की नहीं। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान जो है वो है जनगण मन, सबको पता है। तो इसमें वंदे मातरम का ये राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है इसको रचना किया था, चटर्जी। और इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया था और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया था। तो जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें जो है ये गीत गाया गया था। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेशित किया गया है? तो 40वां, 42वां, 44वां या 46वां कौन से संशोधन की बात जो है यहाँ पर हो रही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ऑब्वियसली इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जो ये संशोधन हुआ था तो इसके थ्रू संविधान में इतने संशोधन हुए थे कि इसको जो है लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई थी। ये 42वां जो 42nd संशोधन है ये 1976 में होता है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान ये होता है और इसके माध्यम से ही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान में जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी, उन्होंने ही इमरजेंसी 1975 में लगाई थी और इसमें बहुत ज़्यादा जो है व्यापक परिवर्तन हुए थे। संविधान में 2 नए अध्याय जुड़े थे, ये देख लीजिए आप, 2 नए अध्याय जुड़े थे इसमें। और कौन कौन से थे? एक तो 4 का और दूसरा था 14 का। तो ये 2 नए अध्याय जुड़े थे और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। कितने? 9 नए अनुच्छेद जो है इसमें जोड़े गए थे। तो इससे एक प्रकार से लघु संविधान की जो है संज्ञा दे दी गई। काफ़ी सारे चेंजेज हुए थे। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा जो है किसने दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर और ये ग्रेनविल ऑस्टिन या राजेंद्र प्रसाद या रजनी कोठारी। तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा जो है ये कहा गया है कि भारत के सूक्ष्म चित्र, ये संविधान सभा को भारत का जो है सूक्ष्म चित्र बोला गया है। किसके द्वारा? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये ग्रेनविल ऑस्टिन थे कौन? अमेरिकी राजनीतिक विद्वान थे और भारतीय संविधान के समीक्षक थे। तो ये सारी बातें ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में हैं। आगे देखेंगे हम भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है कब आरंभ हुई? तो 1861 में, 1861 में, 1892 में या 1909 में या 1911 में। तो ये कब की गई थी? तो ये 1909 में जो है पहली संवैधानिक जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की आरंभ
कब होता है? 1909 में। इसे नाक के दांत का अधिनियम भी कहा जाता है। जो है मार्लेन ने मिंटो से कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका जो है परिणाम बड़ा भीषण होगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार, ये सुधार कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको बोलते हैं। 909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाता है। और इसमें जो है मुसलमानों जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए लागू की गई थी। और 1919 में इसका विस्तार सिखों तथा अन्य वर्गों पर कर दिया गया था। तो जो 1919 था, 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, मॉन्टेस्क्यू एंड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो उसमें जो है इसको बढ़ा करके सिखों और अन्य वर्ग तक भी इसका जो है विस्तार कर दिया गया था। यानी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है, निर्वाचन प्रणाली यहाँ शुरू कर दी गई थी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख लेते हैं। जो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इसमें जो है ये कब होता है? 1909 में होता है। और इससे पहले क्या है, 1905 में यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ये सारे जो है फैक्ट हैं। बंगाल विभाजन हो जाता है 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1907 में जो हॉब हाउस कमेटी गठित हुई थी, जिसमें शासन के विकेंद्रीकरण की मांग की गई थी, तो वो गठित हुई थी 1907 में। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं बार बार। 1907 में हॉब हाउस कमेटी का गठन हुआ था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई है? 1909, 1919, 1935 या 1947? किस में किया गया है? तो भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की बात हो रही है कि भारतीय जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई किस अधिनियम के द्वारा? जो 1935 का अधिनियम अभी हमने पढ़ा, तो उसके द्वारा है। केंद्र में प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो है इसके पहले प्रांतों में द्वैध शासन था। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 1919 के द्वारा ये द्वैध शासन की स्थापना प्रांतों में की गई थी। और इसने जो है विषयों को दो भागों में बांट दिया था। कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित। तो जो हस्तांतरित विषय थे, इस पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और दूसरी ओर जो आरक्षित विषय थे, उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो ये सब उसकी बातें हैं। और द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले जो लियोनेल कार्टिस हैं, ये अंग्रेज हैं, इनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो कौन? लियोनेल कार्टिस। कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो लियोनेल कार्टिस के द्वारा है जो है द्वैध शासन सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। द्वैध शासन। और यह एक जो है यूनानी शब्द डोइआर्की से इसका जो है व्युत्पत्ति हुई है, यानी कि वहाँ से ये लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हो गया एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ पर है कि भारतीयों को बजट पर जो है प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला था? तो 1909 में मिला था। चलिए इसको हम थोड़ा दूसरी तरह से देख लेते हैं। बजट, यहाँ लिखते हैं बजट। जब ब्रिटिश शासनकाल में जब बजट जो है होता था, बजट का सेशन, बजट पारित किया जाता था, उस समय की बात है। तो 1892 में इसको भारतीयों को इस बजट पर जो है बहस करने का अधिकार मिला था।
बाकी ना तो ये प्रश्न पूछ सकते थे ना ही मतदान कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि 1909 में इनको जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। फिर जो है 1909 में क्या होता है, 1919 में ये मतदान का अधिकार भी इनको मिल जाता है। मतदान का अधिकार, बजट पर मतदान का अधिकार भी इनको जो है मिल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए एक साथ। तो जब भी निगाह इसमें पड़ेगी आपको तीनों याद हो जाएंगे। 1892 में बहस, 1909 में जो है पूरक प्रश्न और 1919 में मतदान का अधिकार। चलिए देखेंगे हम आगे। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पद की बात हो रही है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, या 1858 के एक्ट द्वारा। किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है ये किया गया था। 1833 के द्वारा भारत में। तो 1833 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का सिर्फ कहाँ का था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, तो उसे भारत का यानी कि पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसको जो है पूरे भारत के लिए यानी कि कानून बनाने का अधिकार उसको दे दिया जाता है। कुल मिला के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया जाता है, यानी कि इसमें केंद्रीकरण कर दिया जाता है। केंद्रीकरण जो है इसमें कर दिया जाता है। तो ये इससे कुछ ये बातें हो गई। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है ये किया गया था। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किस जो है योजना के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का गठन यहाँ देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो है किया गया। ये आती कब है? ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन योजना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो जो जनगण मन गीत है इसका हिंदी संस्करण के रूप में संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था? तो ये जो ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950, इसी में जो है जनगण मन गीत को अपनाया गया था। ये मूलतः था क्या? ये एक बंगाली भाषा में लिखा हुआ एक गान था जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ये बंगाली में था और इसको हिंदी संस्करण में अपनाया गया। तो बंगाली में था और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये लिखा गया था। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? अभी अभी हमने जो है प्रस्तावना पढ़ी है, तो उसमें कौन सी स्वतंत्रता जो है सम्मिलित नहीं है? तो विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, इन सब की स्वतंत्रता हमने पढ़ी है। तो पढ़ी किसकी नहीं थी? जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये नहीं पढ़ी थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है नहीं। तो स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये सारी जो हैं स्वतंत्रताएँ हैं। और ये क्या है? उद्देश्य हैं सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय। तो ये क्या है? हमारे संविधान के यानी कि ये प्रस्तावना के ये उद्देश्य हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये इस तरह से आपको सेग्रीगेट करना है और पढ़ते समय इसी तरह से आपको जो है कनेक्ट करना है, चीज़ों को जो है कनेक्ट करना है। कैसे क्या है? यहाँ पर ये है तो ये कहाँ पर जाएगा? इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें जो है फिक्स हो जाएंगी। कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई इजी हो जाएगी और कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट लेंगे। अगला क्वेश्चन है इस संविधान का संक्षिप्त नाम जो है, भारत का संविधान है,
अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 393 या अनुच्छेद 395, किसमें जो है ये बात कही गई है? तो ये बात जो है अनुच्छेद 393 में कही गई है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 1 है ये कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके बाद जो 3 है, अनुच्छेद 3 है, ये नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन इससे संबंधित है। तो ये सारी बातें हो गई। अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इन सबसे संबंधित है, और अनुच्छेद जो है 3 ये राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं से इन सब से संबंधित है। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। तो यहाँ समता यानी समानता की बात हो रही, अभिव्यक्ति और अवसर की समता, आर्थिक और सामाजिक समता, राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अभी अभी हमने बात की थी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहाँ पर क्या है, संविधान कौन कौन सी चीज़ों को जो है प्रस्तावना में कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता की तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और अगर हम बात करें समानता की तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। और अगर हम बात करें एक और की तो आपसी भाईचारा यानी बंधुत्व की बात ये करता है। ये हो गई इसकी प्रस्तावना की मेन बातें। आगे देखेंगे, और हम भारत के लोग यानी कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, इसी सेंटेंस से जो है इसकी शुरुआत होती है और यही संविधान की शक्ति का स्रोत है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है, कनाडा के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से है। तो भारत संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है ये लिया गया है तो कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कनाडा के संविधान में क्या होता है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये केंद्र के पास हैं, ये केंद्र के पास हैं। और हमारे भारत में भी इसी के तर्ज पर जो है अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ, केंद्र के पास ही रखी गई हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आगे देख लेते हैं कुछ और, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से प्रभावित हैं यानी कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड, ये आयरलैंड से लिया गया है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। तो न्यायिक ये मेन है, ऐसे तो बहुत कुछ लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो संसदात्मक व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है। संसदात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है ना, संसदात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? ये जो है ब्रिटेन से ली गई है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं अगला। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? यानी कैबिनेट मिशन जब योजना आई थी तो कैबिनेट मिशन आता कब है? 24 मार्च 1946 को आता है, यानी 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली में आया था। इस मतलब कैबिनेट मिशन को दिल्ली में लाया गया था और 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव जो है इसने पेश किया था। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ वापस आते हैं। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? 349, 389, 450 या 545। तो इसके द्वारा जो है टोटल संख्या कितनी की गई थी? तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 389। जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इतने संख्या जो है तय की गई थी। और इसमें 292 ये ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। और अगर हम बात करें कि ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो कि आज यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं, तो 4 वहाँ से थे। कहाँ से? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे।
और जो 93 थे वो देसी रियासतों से थे। 93 जो देसी रियासतें थीं, रियासतें इनसे थे। और इस योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी, यानी कि प्रत्यक्ष जनता द्वारा इस संविधान सभा का जो है निर्वाचन नहीं होगा। तो ऐसी बातें की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ जो है सही हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम, जार्ल यूले या अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये कब आती है? 1885 को। 1885 को इसका जो है गठन किया जाता है। किसके द्वारा? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे, संस्थापक सदस्य थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो जो प्रथम अध्यक्ष ये भी पूछ सकता है, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ये थे। और जब 1888 में इलाहाबाद में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था और ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो जो जॉर्ज यूले थे, ऑप्शन बी, ये जो है 1818 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? यूरोपीय थे। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हो गए? जॉर्ज यूले हो गए। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में? बंगाल विभाजन की बात हमने की थी, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में इसको जो है विभाजन हुआ था। इसके बाद जो है बहुत सारे आंदोलन, विद्रोह ब्रिटिश सरकार को जो है देखने पड़े थे। फिर इन्होंने इसको जो है रद्द किया था। कब किया था? 1911 में जो है इसको रद्द किया था। ऑप्शन सी जो राइट हो जाएगा। तो देखना यह है कि विभाजन जो हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था? कर्जन के द्वारा हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने जो है किया था। और फिर ये जो है इसको रद्द कब किया जाता है? तो रद्द किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को। ये सम्राट ने किया था, जब ये ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जो भारत आए थे, तब जो है उनके जो है स्वागत में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था। और इसी कार्यक्रम में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। और इसमें एक और डिसीजन लिया गया था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी। तो कलकत्ता से राजधानी कहाँ जाएगी? दिल्ली। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाने की जो है घोषणा भी इन्होंने इसी में की थी। तो ये मेन पॉइंट है कि इसमें जो है ये सम्राट जॉर्ज पंचम जो है 1911 में आए थे और उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था और कलकत्ता से राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा भी कर दी थी। आगे देखेंगे, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर किया था? लाहौर में, बम्बई में, कराची में या मद्रास में? तो इसने जो है लाहौर में जो है ये घोषणा की थी। कब की थी? 31 दिसंबर 1929 को इसने किया था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसकी जेल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो जेल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये इसी दिन जो है रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा भी फहराया था। तो एक और पॉइंट है, इसी दिन जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया। तो
तो ये 2 पॉइंट जो हैं लाहौर अधिवेशन से 1929 के महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, काफ़ी जो है फेमस हैं ये सभी। तो ये जो है गदर पार्टी कब आती है, ये 1913 में आती है। गदर पार्टी कब आती है, 1913 में आती है। चंपारण सत्याग्रह कब आता है, 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, 1917। ये पहला गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था यहाँ भारत में, है ना। और दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को आता है। ये 12 मार्च 1930 में किया जाता है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया और इसे जो है जनवरी 1930 को समाप्त कर दिया गया था। 1919 तो क्या हो गया, पहला 1 हो गया, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो 1 4 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 4 2 3। और कुछ और जो महत्वपूर्ण हैं तो उनको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर होम रूल कब आया था, ये जो है 1916 में आया था। 1916 में आया था। एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो है स्थापना भी की थी और इसको आंदोलन को चलाया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें, स्वदेशी की बात करें अगर हम स्वदेशी आंदोलन की, तो ये 1905 में आया था, 1905 में आया था। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में आया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये आया था 1920 में, 1920 में आया था। और एक और देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये भी 1920 में ही आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1920 में ही आया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत के कलेक्टर के पद का सृजन किया था। तो भारत के कलेक्टर के पद के सृजन की बात हो रही है, किसने किया था। तो ऑप्शन है यहाँ डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या रिपन। तो जो वारेन हेस्टिंग है इन्होंने ही भारत के कलेक्टर पद का सृजन 1772 में किया था। कब किया था, 1772 में किया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और जिसका कार्य है प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना, जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो ये जो है कलेक्टर के कार्य होते हैं और इसका सृजन जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। और जो लॉर्ड रिपन है, तो लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय सुशासन है उसका जनक माना जाता है। आधुनिक स्थानीय सुशासन जो है उसका जो है इनको जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी और कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया। जो गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया, एच.बी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। तो इसका जो विरोध किया गया था, जो ये बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने किया था। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित थी, किससे संबंधित थी। 1857 के विद्रोह से, 1896 से 97 की अकाल से, या जलियांवाला बाग के दुख से, या बंगाल के विभाजन से। तो जो ये हंटर कमेटी थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इससे संबंधित थी। हंटर कमेटी कब बिठाई जाती, 1919 में जो है सरकार ने व्यवस्था से जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करवाई थी।
क्योंकि इसके बारे में काफ़ी जो है विद्रोह हुए थे बाद में। तो जब काफ़ी विद्रोह हुआ था, अप्रैल में ये घटना घटी थी, तो अक्टूबर 1919 में जो है सरकार ने इस पर एक कमेटी गठित की थी, जिसके जो है अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड हंटर, इन्होंने जो है इस की अध्यक्षता की थी। और इस आयोग में टोटल 8 सदस्य थे। कितने? 8 सदस्य थे। और इसमें से 5 जो है अंग्रेज़ थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज़ थे और 3 जो है भारतीय थे, इंडियन थे। हंटर कमेटी का आयोग गठन हुआ था, जलियांवाला बाग से संबंधित है ये। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित JB नेहरू या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। और फिर 46 में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 में इसको जो है सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्या करते हैं? इसको स्वीकार किया जाता है। तो ये दोनों रेफरेंसेस हैं इनमें। और चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, साइमन कमीशन, इन सभी को जो है आपको सही क्रम में बताना है, सही क्रम में लगाना है। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन होता है ये कब होता है? ये होता है 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में होता है। और फिर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, तो ये तो 1885 को होती है ना? अभी हमने बात की 1885 की बात होती है। और जो साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब आता है? 1928 को आता है। 1928 को जो है साइमन कमीशन आता है। तो इसको हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं। तो 4 1, सबसे पहले आएगा 3 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या अकबर ने? तो सूरत में जो है ये अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? अनुमति जो है जहांगीर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। जहांगीर के द्वारा जो ये अनुमति दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। तो कब होती है? 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। किसकी? ईस्ट इंडिया जो है कंपनी है, इसकी स्थापना तब होती है। और 1608 में कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज सूरत जो है पहुंचता है। और 1613 में जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने कंपनी को सूरत में व्यापार कारखाना खोलने की अनुमति दे दी थी। तो 1600 में स्थापित होती है और 1613 में जो है अनुमति दे दी जाती है। अनुमति किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे कौन? नेहरू की सरकार के कानून मंत्री बात हो रही, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान या BR अम्बेडकर? तो 1947 में जो कानून मंत्री थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो 1947 में गठित नेहरू सरकार में कानून मंत्री तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कुछ और प्रमुख पद थे, उनको भी देख लेते हैं। इस सरकार में सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री थे। तो जो सरदार पटेल थे
पटेल, ये क्या थे, गृह मंत्री थे। और जो श्री बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, ये बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री। और जो R.K. राजमुखम चेट्टी थे, ये वित्त मंत्री। तो चेट्टी कौन थे, ये वित्त मंत्री इनको जो है बनाया गया। और जो अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री, तो जो कलाम आज़ाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ये शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे ये। और जो जॉन मथाई थे, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री नियुक्त किए गए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जॉन मथाई, ये आपकी NCERT में दिया गया है इन सब के बारे में। तो जॉन मथाई कौन है, रेलवे एवं परिवहन जो है मंत्री नियुक्त किए गए थे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो 1947 की नेहरू सरकार में मंत्री पद पर थे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक की बात हो रही है 260, 355, 109 या 465। तो जिनको पता होगा वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किसकी, धन विधेयक की जो है इसमें परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है नहीं। और अब अगर हम देखें, लेकिन जो 109 है, इसमें क्या है, धन विधेयक के बारे में कुछ उपबंध बताए गए हैं। तो कुछ जो है 109 में जो है कुछ उपबंध बताए गए हैं किसके, धन विधेयक के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसमें 109 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है पूरी तरह से परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो संबंधित है, उसका संबंध है 109 से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करके आगे बढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। खुले दिमाग से पेपर को देखना है, सॉल्व करना है, रटी रटाई चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अपना माइंड यूज करके वहाँ पर सही आंसर को, जो ऑप्शन है उनमें से एक्यूरेट आंसर निकालना है। ज़रूरी नहीं कि हमने 110 पढ़ा है तो नहीं हम तो 110 पे ही टिक करेंगे, नहीं है तो क्या करें, नहीं, उससे नियरेस्ट जो है 109 है तो हम उस पर टिक करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है। 35वां, 36वां संशोधन, या सी में तो कोई संशोधन दिया गया ही नहीं गया है, तो इसको कर लेते हैं 37वां संशोधन, 37th, एंड ये है 8, इसको 8 कर लेते, 38वां संशोधन। तो जो ये 35वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। 35वां 1974 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसमें क्या है, सह राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। इसमें क्या होता है, राज्य जो है कुछ दिन हमारे देश के जिस देश के साथ भी रह कर के देखता है कि ठीक है हमारे इसकी निभ पाएगी या नहीं, हमारे इसके साथ बन पाएगी भविष्य में या नहीं, या कैसे इसकी नीतियाँ हैं, कैसे हमारे साथ व्यवहार करता है, आदि चीज़ें वो परखता है। एक प्रकार से परख के लिए कुछ दिनों के लिए सह राज्य बन के रहा। और फिर जो है जो ये 38वां ये संविधान संशोधन, 36वां जो संविधान संशोधन होता है 1975 में, ये 36वां, ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये कब होता है, 1975, यानी कि 1 साल बाद। इसी में जो है संशोधन करके सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत के संघ में सम्मिलित कर लिया गया। तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को 22वें राज्य के तौर में 22वें राज्य
के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया था। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है इसमें व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, इन सब का उल्लेख है, लेकिन राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है, राजनीतिक न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई, समानता की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आगे देखेंगे, सूचियों को आपको मिलान करना है और कोड का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। तृतीय, संविधान की अनुसूची और विषय। तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, नवम। तो कौन कौन सी है, किस किस से संबंधित है? तो तृतीय जो है ये किससे संबंधित है, और चतुर्थ किससे संबंधित है, छठी जो है वो किससे संबंधित है, और जो नवम यानी कि नौवीं है वो किससे संबंधित है। इन सब के बारे में, नौवीं के बारे में अभी हमने बात की थी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, एक फार्मूला टाइप है कि सबसे पहले जो है संघ राज्य बनते हैं, उनका निर्माण होता है। फिर हम सबसे पहले यानी कि वो हमारे घर हैं, घर बनते ही हम अपने वेतन की बात आ जाते हैं, और वेतन के कहते हैं पहले हमें वेतन दे दो, फिर हम जो है शपथ लेकर के राज्यसभा में जाएंगे, शासन संभालने, काम धाम करने, तब हम जाएंगे। तो पहले जो है संघ राज्य से संबंधित होती है, दूसरी जो है किससे होती है, वेतन और भत्ते से संबंधित होती है, तीसरी जो है किससे संबंधित, शपथ से संबंधित हो जाती है। तब फिर जो है वो बंदा राज्यसभा में काम करने जाएगा, तो यानी कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात हो जाती है। तो पहले दूसरी तो इसमें है नहीं, तृतीय जो है शपथ से आ जाएगी, दूसरा चतुर्थ जो है राज्यसभा यानी कि प्रतिनिधित्व से आ जाएगी। इसमें क्या है कि राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण इसी अनुसूची में किया गया है, तो ये तीसरा हो जाएगा। और जो नौवीं अनुसूची है, हमने अभी भी बात की थी, ये भूमि सुधार वगैरह जो जब हुए थे तो इसका जो है ये डाली गई थी, तो ये हो जाएगी भूमि सुधार यानी कि एक हो जाएगी। और जो छठी है इसमें जो है जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, लोक व्यवस्था, विवाह और विवाह विच्छेद। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन से जो है सब्जेक्ट हैं, कौन सा जो है जो नीचे विषय दिए गए इनमें से कौन सा नहीं शामिल है? तो इसमें लोक व्यवस्था नहीं शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें नहीं शामिल है। भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियों का उपबंध किया गया है, संघ सूची और राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची पर कौन बनाएगा? जो है केंद्र नियम निर्माण जो है करता है। राज्य सूची के विषय पर राज्यों को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। और जो समवर्ती सूची है इस पर संघ और राज्य जो है दोनों बनाते हैं, और एक जो है अवशिष्ट रहती है, तो उस पर जो है जो विषय कहीं पर भी नहीं है और नए उनकी उत्पत्ति हो रही है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें क्या हैं अवशिष्ट सूची में रखी गई हैं, तो वो केंद्र के अधीन होती है, यानी केंद्र के आधिपत्य में होती है। तो 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें जो है दोनों बनाते हैं, और ये राज्य में राज्य बनाता है, संघ पे संघ बनाता है। जब दोनों नियम बनते हैं तो इसमें क्या है, अगर केंद्र राज्य दोनों ने एक पे नियम बना दिए, एक ही सब्जेक्ट पर जो है विधि बना दी, तो केंद्र की विधि को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, या जनप्रतिनिधित्व का कानून, या संविधान का 428 संशोधन अधिनियम, या 74वां संशोधन अधिनियम। किसने जो है प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पर जो है संविधान का
जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी ने जो है प्रतिबंध लगाया था विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर, इसी ने जो है प्रतिबंध लगाया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में एक नया खंड जोड़ा गया 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जो है ये हुआ था। कब हुआ था इसका जो है सन इम्पॉर्टेंट है, 1985 इसमें जो है ये हुआ था। और इसमें क्या है कि फिर 2003 में क्या होता है कि एक 91 जो है संशोधन 91 संशोधन होता है। इसमें भी जो है इनके प्रावधानों में थोड़ा सा और बदल, यानी कि इनको थोड़ा सा और कारगर करने के लिए इनके प्रावधान में थोड़ा सा और चेंजेस किए जाते हैं। और अब केवल दल विलय के आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है, और वो भी कैसे, 2/3। अगर किसी पार्टी के 2/3 जो है नेता यानी कि सदस्य किसी और पार्टी में विलय करते हैं तो ही उसको वैध माना जाएगा। और ये जो है रेशियो यहाँ पर 1/3 था। ठीक है, तो जो है सामूहिक विलय को ही आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है, ये बात हो गई। और इसमें जो है एक चीज़ और की गई थी, इम्पोर्टेंट थी कि 15% जो है से अधिक 15 जो कुल सदस्य संख्या है सदन की, उससे 15% से अधिक जो है ये मंत्रिपरिषद नहीं बन सकती है। मंत्रिपरिषद में 15% से अधिक संख्या जो है नहीं हो सकती है। तो एक ये भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा दी गई थी, क्योंकि लालच के चलते मंत्री पद दे के लोगों को, मतलब दूसरे दल के जो नेता थे उनको लुभा करके और अपने दल में लाया जाता था, और उनको जो है मंत्री पद दिए जाते थे कि आपको ये मंत्री पद देंगे। तो बहुत लंबी मतलब लिस्ट बन जाती थी मंत्रियों की, और बहुत बड़ी जो है मंत्रिपरिषद बनती थी। तो इसको रोकने के लिए ये काम किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? ये जवाहरलाल नेहरू का है, जेनिंग्स का है, या फिर किसका है? जेनिंग्स का है, केसी वियर का है, या एबी डाइसी का है? तो जो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है ये जेनिंग्स महोदय बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कहा है केसी वियर ने, एलेक्जेंड्रो विक्स ने, या एबी पायली, या BR अम्बेडकर ने? तो ये केसी वियर के अनुसार जो है ये कथन कहा गया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कहते हैं कि भारतीय संविधान अधिक कठोरता तथा अति लचीलेपन के बीच का अच्छा संतुलन जो स्थापित करता है। और सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान की कठोरता का कारण है कि इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के साथ साथ विस्तृत है, और इसके अंतर्गत कानून का क्षेत्र इतना विशाल है कि संवैधानिक वैधता का प्रश्न जो है प्रायः उठता है। और जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू ये बोलते हैं संविधान के बारे में कि यद्यपि इस संविधान को स्थायी एवं ठोस बनाना चाहते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व तो नहीं है, इसे कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होना ही चाहिए। इसी के बारे में अम्बेडकर बोलते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है, और इसमें शांतिकाल व युद्धकाल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। और जो एलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है क्योंकि इसमें लचीलेपन व जटिलता की अति से बचा गया है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा लचीलापन है ना बहुत ज़्यादा जटिलता है। तो ये जेंड्रोविक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास जो है संविधान के बारे में परिभाषाएं थी, तो इसको आप जो है लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई कब? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वैत शासन प्रणाली, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी 1919 अधिनियम द्वारा ये सही हो जाएगा। 1919 के अधिनियम द्वारा जो है द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू कर दी गई थी, और ये 1935 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर राज्यों में समाप्त करके कहाँ, केंद्र में लागू कर दी गई थी, केंद्र में लागू कर दी गई थी। तो ये जो
1935, 1919 और 1909 ये अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बार बार क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट होने के इन्हीं से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो और जो 1919 में है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू कर देते हैं, दूसरा जो है विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित दो विभागों में डिवाइडेड कर देते हैं। तो इसके बारे में अभी हमने जस्ट जो है सारा एक्सप्लेन किया था, हस्तांतरित और आरक्षित के बारे में। जो 19 का 19 है, ये मॉन्टेग्यू सुधार, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और जो 19 का 19 है, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की सांप्रदायिक प्रणाली जो है, सांप्रदायिक प्रणाली की जो है शुरुआत इसी में हुई थी। और ये 1919 में यहाँ पर क्या है, मुसलमानों को दिया गया था, मुसलमानों के लिए किया गया था। और 1919 में क्या है, इसको बढ़ाकर सिख तथा अन्य वर्गों के लिए भी कर दिया था। जो सिख थे और अन्य वर्ग, तो यहाँ तक जो है इसको बढ़ा दिया था 1919 में। तो ये कुछ इसके जो फैक्ट हैं, ये ध्यान रखिए। संघ शब्द का प्रयोग जो है 1935 में ही पहली बार किया गया था। और जो है परिसंघ न्यायालय की स्थापना दिल्ली में इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी, जो कि आज मतलब उसके बाद जो है ये 1950 को क्या कर दिया जाता है कि इसको बना दिया जाता है, ये न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाता है। तो ये सारी बातें इससे संबंधित हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान है क्या है, मुख्यतः अलिखित है, परंपराओं और विषयों पर आधारित है, मुख्यतः लिखित है या व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित है। तो यहाँ भारतीय संविधान की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान क्या है, मुख्यतः लिखित है। इसे क्या है, इसे उधारों का थैला भी बोला जाता है कि जो बहुत सारे जो संविधान हैं वहाँ से जो कुछ अच्छी चीज़ों को ले करके और अपने एनवायरनमेंट में उनको जो है ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा उसमें तब्दीलियाँ ला करके सेम एज इट इज़ नहीं लिया गया है, लेकिन उसको अपने जो है माहौल में ढालने की कोशिश की गई, यानी थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको लिया गया है और फिर उन सब चीज़ों को लिख दिया गया है। तो भारतीय संविधान मुख्यतः जो है लिखित है। परंपराओं और विषयों पर आधारित क्या है, ब्रिटेन का साम्राज्य है, क्योंकि ये विकसित है। और ये जो हमारा भारत का संविधान है ये लिखित है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो ये प्रारूप समिति की बात हो रही है, इसमें कितने सदस्य थे। तो इसमें जो है ऑप्शन है आपके 9, 5, 7 और 11। तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य थे। तो इसमें जो है 7 सदस्य थे। एक तो जो है B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर थे, ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। दूसरे थे ये इसमें थे गोपाल स्वामी आयंगर ये थे। और फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फिर K.M. मुंशी थे, K.M. मुंशी महोदय थे। और ये मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। और N. माधव राय थे, N. माधव राय थे। तो ये B.L. मित्र के स्थान पर आए थे, B.L. मित्र, पहले B.L. मित्र थे, फिर इनके हटने से B.L. मित्र इनके स्थान पर आए थे। और जो T.T. कृष्णामाचारी थे वो खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। तो जो T.T. कृष्णामाचारी थे, कृष्णामाचारी, ये किसके, खेतान
खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया था जब खेतान की मृत्यु हो गई थी तब। तो ये इतने जो हैं थे कौन से, बी आर अम्बेडकर थे, अयंगर थे, अल्लादी थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव राय थे और टी टी कृष्णामाचारी थे। एन माधव राय बी एल मित्ती की जगह पे आए थे, टी टी कृष्णामाचारी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है। अविनाशी परिवर्ती संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है। केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। तो कौन सा जो है जो राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो अविनाशी है यही जो है नहीं है, क्योंकि ये संविधान में प्रावधान किए गए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद अगर 3 की बात करें तो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि नए राज्यों का निर्माण किया सकता है और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, सीमा है या उनके नामों में परिवर्तन के प्रावधान दिए गए हैं। वहाँ पर संसद किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है। तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और अगर हम बात कर लें अमेरिका की, तो अमेरिका क्या है, अमेरिका के बारे में क्या बोलते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये बाद में किया गया है। पहले जो है क्या था कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था, लेकिन फिर बाद में जो है जो रूल्स तब्दील हुए धीरे धीरे समय के साथ कुछ सालों बाद, और इन्होंने ये अपना लिया अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ना राज्य का विनाश होगा और ना ही संघ का। चलिए देखेंगे अगला, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है कौन से, 47, 52, 61 या 66, कौन से हैं, कितने विषय हैं। तो जो है ये जो 42वां संविधान संशोधन है, तो इसके पश्चात क्या हुआ कि समवर्ती सूची के विषय की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई है, क्योंकि इसमें जो है कुछ सब्जेक्ट जो हैं राज्य सूची से निकाल करके और इस समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट हैं जैसे शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल, न्याय प्रशासन, इन सबसे संबंधित कुछ विषय जो है यहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो क्या हुआ कि समवर्ती सूची के विषय बढ़ गए हैं और अब ये समवर्ती सूची पे दोनों बना, जैसे शिक्षा है तो दोनों बनाते हैं, इस पर जो है नियम दोनों बनाते हैं। वन और वन्य जीवों की रक्षा संरक्षण ये केंद्र और राज्य दोनों के अंदर कोई भी मतलब नियम बना सकता है इन पर, तो केंद्र और राज्य, और जाहिर सी बात है अगर केंद्र ने बना दिया तो केंद्र का ही रूल माना जाएगा, राज्य का नहीं। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813 या महारानी की घोषणा 1858, किसको जो है अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये जो महारानी की घोषणा का हुई थी 1858 में, तो इसमें जो है इसे जो है स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र इसी को कहा गया, क्योंकि इस घोषणा पे दोहरा नियंत्रण समाप्त हो जाता है और सीधे जो सरकार होती है ब्रिटेन की वो उत्तरदायी हो जाती है। और महारानी की घोषणा में कुछ खास चीज़ें होती हैं। इसमें ये कहते हैं कि जैसे जो स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव, सम्मान का समान संरक्षण का विश्वास, यानी कि उनके सम्मान का संरक्षण का विश्वास दिलाया था इनकी घोषणा में। और ये भी कहा था कि हमारी प्रजा यानी कि जो जनता है यहाँ की, तो उसको बिना किसी जाति, धर्म और लिंग इन सब के भेदभाव के उनको जो है उनके जो योग्यता के अनुसार ईमानदारी और योग्यता की और निष्ठा के अनुसार जो इनकी सेवाएं होंगी, यानी कि जो यहाँ पर पद होंगे, सेवा और पदों पर नियुक्त दी जाएगी भारतीयों को। तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई थी, इसीलिए स्वतंत्रताओं का
स्वतंत्रताओं के अधिकार का घोषणा पत्र इसी को कहा गया था, महारानी का घोषणा पत्र जो था इसी को। देखेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 368 को किस संशोधन से संशोधित किया गया है, 24, 2, 7 या 20। तो जो 368 है इसको 24वें संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 368 को 24वें संशोधन के द्वारा इसको संशोधित किया गया है। और 24वें संशोधन में होता कब है ये, 1971 में होता है। राष्ट्रपति को संविधान जो है राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो इसमें संशोधन यही किया गया है कि जो संविधान से संबंधित संशोधन होंगे तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की बाध्यता, अनुमति की बाध्यता कह लीजिए, अनुमति देने की बाध्यता इसमें जो है कर दी गई 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये 1971 में हुआ था। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया, 1999 में या 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो ये कब जोड़ा जाता है, ये जो है 11वां मूल कर्तव्य, यहाँ मूल कर्तव्य की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर 2002 सही हो जाएगा, क्योंकि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, कौन सा संशोधन कौन था ये, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। ये कर्तव्य उन पर आरोपित किया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि उनको पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान करें, यानी कि शिक्षा के लिए उनको स्कूल भेजें। तो ये बात जो है कही गई। और अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य क्या शुरू से शामिल थे, तो नहीं, शुरू से शामिल नहीं थे। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था। और इसी के द्वारा जो है इसमें 10 मूल कर्तव्य इंसर्ट किए गए थे। तो ये होता 42वां मूल संविधान संशोधन होता कब है, 1976 में फेमस है ये होता है। और इसमें जो है भाग 4 का स्थापित किया जाता है और इसमें 51 का को रखा गया है। 51 के सब सेक्शन का में जो है ये 10 मूल कर्तव्यों की सूची इसमें डाली गई है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वां जो है मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। और ये 2002 में हुआ था और ये हुआ था 1976 में। अगला देखेंगे। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम उस चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसने कहा है ये जो है सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। किसने कहा है ये, ग्रेन्युअल ऑस्टिन ने कहा है, केसी वियर ने कहा है, या फिर नेहरू ने कहा है, या केटी शाह ने कहा है। तो ये केटी शाह ने कहा है। जबकि अंबेडकर जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोलते हैं। अंबेडकर क्या बोलते हैं, अंबेडकर बोलते हैं कि अगर इसमें समाजवाद नहीं तो मैं समझने में असमर्थ हूँ कि आखिर समाजवाद क्या है। फिर से सुन लें, अगर इसमें समाजवाद नहीं है तो मैं समझने में असमर्थ हूँ कि आखिर समाजवाद क्या है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है उनके बारे में बोला कि ये समाजवाद है जो समाज की भलाई के बारे में सोचता है। चलिए देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद मानव का जो है दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है। 15 का सबसेक्शन 2 या 17 या 23 या 18 कौन सा जो है
करता है। तो ये जो अनुच्छेद 23 है ये मानव के दुर्व्यापार और बेगार और बालाश्रम को प्रतिषेध करता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही राइट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 15(2) है ये किसी भारतीय को क्या है 15 का सबसेक्शन 2 ये क्या कहता है कि जो भारतीय नागरिक हैं जाति धर्म लिंग जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों होटलों यानी कि सार्वजनिक जो स्थल हैं यानी कि पार्क पर्यटक स्थल भोजनालय मनोरंजन जो भी हैं घाटों कुओं इन सब में जो है सार्वजनिक समागम में जाने से नहीं रोका जा सकता, यानी कि उनको जात लिंग के आधार पर जो है उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो सार्वजनिक स्थल हैं इनको यूज करने में, तो ये बोलता है। 17 की बात करें तो जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है और इसमें जो है हिंदू समाज में बहुत समय से चली आ रही जो अस्पृश्यता है इस कुरीति की अंत की घोषणा की गई है और इसको जो करने वाला वो दंडनीय मतलब अपराध का भागीदार होगा। 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत जो है की घोषणा इसमें की जाती है और इसमें जो है शैक्षणिक संस्थान व सेना द्वारा प्रदत्त उपाधि धारण कर सकता है और कोई जो है विशिष्ट उपाधि जो है नहीं दी जाएगी। ये बात इसमें उपाधियों का अंत बोलता है। 18 क्या बोलता है उपाधियों का अंत की बात ये करता है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो शैक्षणिक और शैक्षणिक संस्थान और क्या है सेना द्वारा प्रदत्त उपाधियां धारण कर सकता है, कोई भारतीय इसके अलावा नहीं। तो ये सारी बातें हो गई और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार इस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है तो कैसे हटाया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 43rd या 44th या 45th किसके द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार है उसकी श्रेणी से हटा दिया गया था। तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ये जो 44th संविधान संशोधन है ये होता कब है 1978 में होता है और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। और जो मूल अधिकार की सूची होती है इसमें क्या है अनुच्छेद 31 का सबसेक्शन ए और 31 का सबसेक्शन जो है 2 इन दोनों को हटा दिया जाता है और साथ ही संपत्ति का अधिकार शीर्षक भी हटा दिया जाता है। और अनुच्छेद 91 में जो है जो सबसेक्शन 91 का सबसेक्शन 4 है जो संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था उसको भी संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 में किसकी स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता, तो उसमें जो अनुच्छेद 19(1) का 4 था तो उसमें जो है संपत्ति का अधिकार था तो उसको भी जो है संपत्ति के अधिकार को भी जो देता था उसको भी निरस्त कर दिया यानी कि हटा दिया गया था। और फिर क्या हुआ कि ये जो है जो संशोधन हुआ था ये 44वां संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा अनुच्छेद 300 का सबसेक्शन का जोड़ा गया और इसी में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया, इसे एक विधिक अधिकार का दर्जा जो है मिल गया है। तो ये क्या बन गया है विधिक अधिकार ये बन चुका है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम मूल अधिकारों की बात करें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ये जो है 12 से 35 तक हैं। मूल अधिकार की बात हो रही है यहाँ। मूल अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ये 12 से 35 तक हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो 14 से 32
जो 14 से 32 तक हैं ये विशिष्ट मूल अधिकार हैं, विशिष्ट हैं यानी कि विशेष हैं, विशिष्ट मूल अधिकारों की बात करता है। जो कि शेष हैं, जो बचे हुए हैं आगे और कुछ पीछे जो बचते हैं, तो ये क्या है, ये मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य उपबंध यानी कि कुछ अन्य उनके बारे में, नियम के बारे में बात करता है। मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार कहाँ से हैं, विशिष्ट, मूल नहीं, वो मूल ही हैं बट विशिष्ट जो हैं तो ये 14 से 32 तक ही हैं। और जो ये इसके शेष जो बचते हैं वो इन्हीं के बारे में कुछ और उपबंधों की बात ये करता है। और इसमें से अभी भी हमने बात की है कि जो ये 44वां संविधान संशोधन है जो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो मूल अधिकारों की संख्या अब कितनी है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। पहले कितनी थी, 7 थी। अब संपत्ति का अधिकार हट जाने से इसकी संख्या जो है 6 बची है। टोटल संख्या 6 बची है इसकी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, तो ये जो है मूल कर्तव्यों में ये प्रावधान किया गया। जो मूल कर्तव्य हैं स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश पर 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों को जो है इंसर्ट किया जाता है कहाँ, संविधान में। और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। मेन क्या है तो वो हम देख लेते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूते रखें। और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं तो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये माता पिता की जिम्मेदारी है, जो कि 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो ये जो है इनकी बातें हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक जो है किसको किसको ये मान्यता देता है। तो भारत का संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। 16 से 20, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, या 19 से 18 तक, या 15 से 19 तक, या 13 से 17 तक। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं, इसको हम 14 कर लेते हैं, 14। 14 से 18 के बीच में जो है ये 5 अनुच्छेद हैं। इसमें जो है समता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है, समता के अधिकार से ये संबंधित है। देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 14 है ये भारत में सभी व्यक्तियों के विधि के समक्ष समता। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है। कौन सा, जो 14 है ये बात करता है विधि के समक्ष समता की बात करता है। और 15 बात करता है कि वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेद नहीं किया जाएगा। तो लिंग, जाति, धर्म और जो है जन्म स्थान के आधार पर ये क्या करता है, विभेद को रोकता है। इसके आधार पर विभेद रोकता है। और 16 की बात करें तो ये सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। सार्वजनिक नियोजन में ये अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता की बात करता है। 17 क्या,
17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। ये अस्पृश्यता का अंत। 18 की बात करें तो उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का अंत, उन्मूलन, कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो है रिलेटेड हैं और ये सभी समता से संबंधित हैं, यानी कि समता का अधिकार इन सब में अलग अलग रूप में जो है मिलता है। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 से 18। तो अभी जो है ये इतने क्वेश्चन। चलिए एक दो फैक्ट देख लेते हैं कि हम हुक्म देते हैं, हम हुक्म देते हैं, तो यानी कि हम आदेश देते हैं, तो ये परमादेश का शाब्दिक अर्थ है। जो हमारे रिट हैं 5 प्रकार की, तो ये परमादेश का जो है अर्थ है। और अगला देखेंगे, एक अपराध का एक ही बार दंड, यानी कि एक अपराध के लिए जो है एक दंड, यानी कि एक बार दंड कह लीजिए, एक बार दंड। ये किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद जो है 20 से संबंधित है और ये 20 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। जो अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 21 का सब सेक्शन ए, ये शिक्षा से संबंधित है, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। किससे? अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो मैंडेटरी शिक्षा एजुकेशन की मुफ्त में व्यवस्था की गई है। आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे और क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा, लगभग ये 1.5 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो इसको यहीं समाप्त करेंगे। अब आप जो है नोट्स बनाएं, इसका रिवीजन करें, मेमोराइज करें और ये लास्ट टाइम चल रहा है, अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। बी पॉजिटिव माइंड के साथ अगर कोई भी काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।